हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आप सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार था कि सर हमारी क्लास कब से स्टार्ट होगी, मैपिंग की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो आज से हमारी मैपिंग की क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। और जिन बच्चों ने मैपिंग की क्लास जो है वो आज ली है, उनकी हमारी क्लासेस आज से कंटिन्यू होंगी। आज की हमारी क्लास जो है वो ओपन क्लास है। ऐप पर सभी बच्चे देख सकते हैं। जिन्होंने मैपिंग की क्लास अभी नहीं ज्वाइन करी है वो भी इस क्लास को जो है वो ऐप पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग की 3 क्लासेस, आज की, कल की और परसों की 3 क्लासेस हमारी ओपन क्लासेस रहेंगी। मतलब जो बच्चे मैपिंग कोर्स नहीं लिए हैं अभी तक, जिन्होंने परचेज नहीं किया है, बट स्टिल उनके लिए अवेलेबल रहेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, सर हम मैपिंग में क्या पढ़ेंगे, क्या होगा, क्या चीज़ है मैपिंग। बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होता। अभी अभी मुझे सर ने बताया, ओजांग सर ने बताया कि बच्चे जो हैं वो अभी तक ये भी नहीं जान रहे हैं कि इजराइल कहाँ पर है, गाज़ा स्ट्रिप कहाँ पर है, गाज़ा पट्टी कहाँ पर है। और वो गाज़ा स्ट्रिप के बारे में न्यूज़ पढ़े जा रहे हैं, इजराइल के बारे में न्यूज़ पढ़े जा रहे हैं। तो हालत स्थिति बड़ी गंभीर है बच्चों की। तो इस वजह से हम जो है, इसीलिए ये 3 सेशन जो है वो आप लोगों के लिए रखे जा रहे हैं ओपन, ताकि सभी बच्चे ऐप पर देख सकें। और बाद में ये यूट्यूब पर भी जाएगा। तो तब आपको समझ आए कि मैपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, मैपिंग का महत्व क्या है। तो आज की क्लास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्या होती है मैपिंग, कैसे की जाती है। स्टार्टिंग के जो है हमारे 2-3 सेशन रहेंगे, सारी इन्हीं चीज़ों पर चर्चा होगी। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं कुछ बच्चे। ओके सर, आपको मिस कर रहे थे। चलिए, अच्छी बात है। तो आज के इस सेशन में हम फिर से, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, वो फिर से मुझसे मुलाकात हो रही है, लंबे समय बाद जो है वो मिल रहे हैं। तो कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़ेंगे हम। आज के इस सेशन में मैपिंग जो है कैसे की जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। कुछ सेशंस मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे। यूट्यूब पर हमारे कुछ ओपन सेशंस, फ्री सेशंस हुए हैं अभी तक। उनके अंदर हमने काफ़ी सारी चर्चा करी है, बट उन सबको मिलाते हुए एक समेकित वे में, एक इंटीग्रेटेड वे में समझने की कोशिश हम आज करेंगे। तो मैपिंग जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि ये मैपिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बच्चे मैपिंग को बहुत लाइटली लेते हैं। उनका ये मानना होता है कि मैपिंग में कुछ लोकेशंस हैं सर, जो हम याद कर लेंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। इतना सा इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी हम आगे बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस लिए हुए सेगमेंट है। इस सेगमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि समझ का जो लेवल है, जिस लेवल पर हम यूपीएससी के लिए समझना चाहते हैं, जो स्तर हमारा होना चाहिए, जो लेवल हमारा होना चाहिए, उसमें मैपिंग का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ये जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कितनी चीज़ों को हम कितने अच्छे तरीके से समझ पाते, जो हम नहीं समझ पा रहे थे बिना मैपिंग किए। हम सिर्फ किताबें पढ़ रहे थे, हम सिर्फ क्लास में पढ़ रहे थे, बिना मैप को देखे पढ़ रहे थे, तो हमारे वो डायमेंशंस कभी डेवलप नहीं हो पाए, वो आयाम कभी विकसित नहीं हो पाए जो कि होने चाहिए थे पर्टिकुलर यूपीएससी मेंस के लिए। मेंस स्पेशली मुख्य परीक्षा के लिए जो हमारा डायमेंशन होना चाहिए वो कभी डेवलप नहीं हो पाया, कभी विकसित नहीं हो पाया। ऐसा आप फील करेंगे जब आप आगे, हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। बिना मैपिंग के आप अगर ये सोच रहे हैं कि बस हमें सर मैप में 4-5-10 लोकेशन जो हैं, या 20 लोकेशन या 50 लोकेशन हम याद कर लेंगे, ये लोकेशन यहाँ, ये लोकेशन यहाँ, ये लोकेशन यहाँ है, और हमारा काम हो जाएगा, तो अभी आप मैपिंग को बहुत हल्के में ले रहे हो। अभी उसकी प्रॉपर जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो आप अभी नहीं समझ पाए हो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन सा मैप लेना है, सब पे बात होगी, चिंता मत करो। राइट, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है मैपिंग, उसके बारे में बात करेंगे। देन कहाँ कहाँ प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इवन दैट हिस्ट्री बेस्ड, हिस्ट्री के, इतिहास के भी प्रश्न जो हैं वो भी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इनके भी क्वेश्चन जो है वो मैपिंग से जुड़ करके, कनेक्ट होकर के आए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और मेंस में भी किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमें पूछे जाते रहे हैं, उन पर भी चर्चा हम करेंगे। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंस कितना है, महत्व कितना है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करें।
ये मैपिंग अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही महत्व रखता है, तो इसे कैसे तैयार किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या रणनीति हो, कैसे हम इसके नोट्स बनाएं, क्या तरीका हो नोट्स बनाने का, जिससे कि हम हमारे सारे डायमेंशंस जहां जहां पर मैप काम आ सकता है, वो हिस्ट्री में काम आ सकता है, वो आर्ट एंड कल्चर में काम आ सकता है, वो ज्योग्राफी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, बहुत सारी जगहों पर उसका उपयोग हो सकता है, कैसे हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, इसको भी समझेंगे। और देन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपने जो मुझ पे भरोसा दिखाया है, जो कोर्स आप लोगों ने परचेज किया है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस तरीके से सारा डिस्कशन चलेगा, उसके बारे में भी सारी बात जो है वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जनरली बच्चा ये सोचता है जनरली बच्चा ये सोचता है कि मैपिंग करना मतलब प्रीलिम्स में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अभी बच्चों को ये भी नहीं पता है कि क्वेश्चन कितने आते हैं। बच्चा ये सोचता है 3 से 4 क्वेश्चन मैपिंग के प्रीलिम्स में प्रकट होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 2023 प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ, 2023 प्रीलिम्स का जो पेपर है, इसके अंदर आपको मोटा मोटी 10 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे मैपिंग से। अगर आप 2022 का पेपर देखोगे, 13 क्वेश्चंस, 13 प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे मैपिंग से। उससे पिछला पेपर देखिए 2021 का, 8 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे मैपिंग से। यानी आप ये मोटा मोटी एवरेज मान के चलें कि 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो है ही एवरेज औसत रूप से, जो कि प्रीलिम्स में मैपिंग के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। और जनरली अगर आप उन 10 में से देखेंगे तो 8 क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के होते हैं, थोड़ी बहुत भी मैपिंग का आइडिया है तो 8 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। यानी मैं पूरे 10 या 12 क्वेश्चन ना कंसीडर करते हुए 8 क्वेश्चन भी कंसीडर करूं तो 8% का वेटेज हम प्रीलिम्स में इस पेपर का देख रहे हैं, इस टॉपिक का देख रहे हैं। प्रीलिम्स जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, बहुत कुछ जो प्रीलिम्स के अंदर इन्वॉल्व है, उसके अंदर 8 से 10% का वेटेज हमें सिर्फ मैपिंग का देखने को मिल रहा है। और अगर आप कंपेयर करें, ज्योग्राफी का सिलेबस उठा के देखो, हिस्ट्री का सिलेबस उठा के देखो, आईआर का सिलेबस उठा के देखो, करंट अफेयर्स को उठा के देखो, उन सब में मैपिंग बहुत छोटा सेक्शन है, बहुत छोटा सेगमेंट है, बहुत छोटा सेक्शन है। स्टिल यहां से 8 से 10 क्वेश्चन, यानी 8 से 10% का वेटेज इसका हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इतना सा ही इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इतना ही महत्व है सर, हम क्या सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मैपिंग पढ़ लें, इतना सा जान ले बस, ये लोकेशन यहाँ, ये लोकेशन यहाँ, ये नदी यहाँ बहती है, ये माउंटेन यहाँ बहता है, ये कुछ कुछ लोकेशंस हैं, जैसा कि इस साल भी क्वेश्चन आया कुछ माउंटेन और रिवर से, मैं आगे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। तो क्या इतना सा ही इंपॉर्टेंस है मैपिंग का? अगर आप ये सोच रहे हैं तो अभी बहुत छोटा सोच रहे हैं, अभी भी आप अपनी सोच जो है मैपिंग को उस लेवल पे समझ नहीं पा रहे हो, उस लेवल पे जान नहीं पा रहे हो। अभी मैपिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, मैपिंग का जो दायरा है वो बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा जब आप मैपिंग के इंपॉर्टेंस को देखते हैं। बच्चा जनरली यही सोचता है कि वो प्रीलिम्स में जो कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं बस वही हमें करने हैं, वही मैपिंग है और वही हमें करने हैं, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, मैपिंग का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई महत्व है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्कोप इतना छोटा नहीं है, इसका दायरा इतना छोटा नहीं है। आप हर वो चीज जो समझना चाहते हैं, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो इतना तो आप लोगों ने सबने जाना ही होगा, सुना ही होगा, समझा ही होगा, किसी न किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा, किसी फैकल्टी से बात करी होगी, किसी मेंटर से बात करी होगी, तो इतना तो आप जान ही गए होंगे कि यूपीएससी चीज़ों को रटने में बिलीव नहीं करती है। चीज़ें रट करके, कुछ फैक्ट रट करके हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, हमने उस अवधारणा को अच्छे से नहीं समझा, तब तक हम यूपीएससी तो क्लियर नहीं कर सकते। हो सकता है कहीं तुक्के में प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, लेकिन मेंस क्लियर कर पाना हमारे लिए लगभग असंभव है अगर हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रखते हैं, अवधारणाओं को समझ नहीं रखी हमने, तो हम नहीं क्लियर कर सकते हैं। मेंस में जो समझ हमें चाहिए उसके लिए मैपिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स है, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको किस प्रकार से बेनिफिट, किस प्रकार से सहायता पहुंचाता है मैपिंग, थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले किसी जगह को लोकेट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। कोई भी जगह जिसके बारे में थोड़ी सी भी बात हो रही हो, चाहे वो एनसीईआरटी बात कर रही हो, चाहे हिस्ट्री की एनसीईआरटी ये बात कर रही हो, ओके ओके, ठीक है। तो
जब भी हम किसी भी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने, एक मैप जो है वो आपके सामने लेके आया हूँ, अभी अभी आप करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे, हमास ने इसराइल पर अटैक किया और इसराइल जो है वो काउंटर अटैक कर रहा है, और इसराइल ने प्रण ले रखा है कि अब इस हमास को पूरी तरीके से समाप्त करके रख देंगे। कुछ टाइम पीरियड दिया, उस टाइम पीरियड में जिसको निकलना है निकल जाओ, बाकी इस हमास को पूरा समाप्त करके हम रख देंगे। ये इजराइल नेतान्याहू जो है, बेंजामिन नेतान्याहू पूरा प्रण करके बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों ने ये करंट अफेयर्स में आप देख ही रहे हो, हर रोज हम न्यूज में ये पढ़ रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नई न्यूज जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि इसराइल ने ये वाला बॉम्ब गिराया, यहाँ पर गिराया, ये किया वो किया, हम हर रोज देख रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप सिर्फ उस न्यूज को पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो कि इसराइल नाम का कोई देश है, अभी तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इसराइल नाम का कोई देश भी है, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन नाम का कुछ एक और देश है, एक और जो है स्टेट एक्टर की तरह काम करती हुई एक यूनिट जो है वो हमें देखने को मिलती है। फिर वहीं पर गाजा स्ट्रिप का नाम बार बार आपको देखने को मिल रहा है, गाजा पट्टी कौन सी है। आप अगर मैप पे जाके नहीं देख रहे हो तो फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, आप सिर्फ और सिर्फ चीजें रट रहे हो। आज इसराइल ने ये वाला बॉम्ब गिराया, बच्चा बॉम्ब का नाम रट रहा है, आज इस तारीख को गिराया, ये वाली चीजें रट रहा है। ये यूपीएससी कभी नहीं पूछने वाली कि कौन सा बॉम्ब इसराइल ने गिराया था हमास के खिलाफ, या किस तारीख को गिराया था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन प्रेसिडेंट था, हमास का नेता कौन था। इस तरीके के फैक्ट जो है वो बच्चे रट रहे हैं, सिर्फ इस तरीके के फैक्ट रट रहे हैं। ये फैक्ट काम आएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ ये फैक्ट रट रहे हैं तो आप यूपीएससी के लिए सिर्फ 8-10% की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी की 90% चीजें आप समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल क्या चीज है, फिलिस्तीन क्या चीज है, गाजा स्ट्रिप क्या चीज है, गाजा पट्टी क्या चीज है, वेस्ट बैंक क्या चीज है। आप इन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत मुश्किलें जो है वो आपको आने वाली हैं। ऐसे में अगर आप इन सब चीजों को, सब इंफॉर्मेशन को एक बार मैप पर जाकर के देख लें, तो जितना फैक्ट आप रटना चाह रहे हैं ना वो तो एक ही बार में समझ आ जाएगा आपको, एक ही बार में दिख जाएगा कि गाजा स्ट्रिप नाम की जगह ये है, इजराइल ये जगह है, फिलिस्तीन ये जगह है। जैसा कि अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, अगर ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है, इसे आप एशिया के नाम से जानते हैं। इस एशिया का जो ये वेस्टर्न हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, दैट इज नॉन एज वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया के नाम से हम इस क्षेत्र को जानते हैं। इस वेस्ट एशिया में, अगर इस वेस्ट एशिया का मैप अगर हम देखें, तो इस पर्टिकुलर जगह पर, यहां अगर आप देखेंगे, ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, दैट इज द मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे या यूरोप के साउथ में देखेंगे तो भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी पार्ट को थोड़ा जूम करके देखूं तो ये वाला मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिल रहा है, भूमध्य सागर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरफ अफ्रीका है, इस तरफ वेस्ट एशिया है, ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया हमें देखने को मिल रहा है। और इसी पश्चिमी एशिया वाले हिस्से में एक देश आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा का पूरा आपको ऐसा देश आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज नॉन एज इजराइल। ये इजराइल है। इस इजराइल में जो आप पर्टिकुलर हमास के साथ में जो अभी मुद्दा चलते हुए देख रहे हैं, वो गाजा स्ट्रिप यहां पर है। ये इजिप्ट है, अफ्रीका का कंट्री इजिप्ट है, मिस्र हिंदी में जैसे हम कहते हैं, वो इजिप्ट या मिस्र जो है उसके साथ में लगा हुआ, इसराइल के वेस्ट में, इसराइल के पश्चिम में ये लगा हुआ जो आपको छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है, छोटी सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इसी स्ट्रिप का नाम गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है। ये गाजा पट्टी में जो है मामला अभी बहुत ज्यादा गर्म हमें देखने को मिल रहा है। जो हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन है, जिसको यूएन की तरफ से भी आतंकवादी संगठन का टैग जो है वो मिला हुआ है, टेररिस्ट ग्रुप का टैग मिला हुआ है, उस आतंकवादी ग्रुप के ऊपर इसराइल के द्वारा जो है वो अटैक किया जा रहा है, क्योंकि पहले इसने इसराइल के ऊपर अटैक किया। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये 2007 से जो है गाजा स्ट्रिप जो है वो हमास के कब्जे में हमें देखने को मिल रही है। तो अभी हमास ने जो है वो अटैक किया है, वो इसराइल को खत्म करना चाहते हैं। मामला बहुत, हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है, मैं अभी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर आप जब देखेंगे तो लोकेशंस को देख करके चीजों को समझना, आप देख रहे हैं कितना आसान हो जाता है, कैसे गाजा स्ट्रिप से इसराइल पर अटैक हो रहा होगा, अब चीजें समझनी आसान हो जाती है। कैसे इसराइल जो है वो अटैक कर रहा होगा गाजा स्ट्रिप के ऊपर। यहीं पर कुछ विवादित जगह और हैं अगर आप देखेंगे, जैसे कि जेरूसलम, जेरूसलम नाम का सिटी जो है, शहर जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे कुछ और मेजर इंपॉर्टेंट शहर अगर आप देखेंगे, तेल अवीव याफो, तेल अवीव याफो जो है इसराइल की पहले कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, बाद में इन्होंने जेरूसलम में शिफ्ट कर दिया अपनी कैपिटल, तो वो अब इनकी पुरानी कैपिटल हुआ करती थी। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है, महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है वो यहाँ पर हैं। ये इसराइल का पूरा कोस्ट लाइन है, पूरी की पूरी तट रेखा है। इस तट रेखा पर
मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से ये पूरा का पूरा ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ में ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, सारी चीज़ें इनके साथ में चलती रहती है। ऐसे में अगर आप देखिए तो देखिए गाजा स्ट्रिप की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम जियो स्ट्रेटेजिकली बात करें, भू रणनीतिक महत्व इसका अगर हम देखें तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अपने आप में सेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है, भूमध्य सागर से जुड़ता है। इस तरफ अफ्रीका से कनेक्टिविटी बन पाती है, इजिप्ट के साथ में अफ्रीका से कनेक्टिविटी बन पाती है। आप देख रहे होंगे सर, आसपास के पड़ोसी देश क्यों नहीं इसकी हेल्प कर रहे हैं। इतिहास देखो इसराइल का। अब जब आप इसराइल को समझने लगे हो, अब आप इसका इतिहास पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। जेरूसलम किस तरीके से विवादित है, ज्यूज के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में। तीनों तीनों जो बड़े बड़े धर्म हैं, उन तीनों बड़े धर्मों के बीच में ये जेरूसलम जो है, या यरूशलम हिंदी में लिखा जाता है, वो यरूशलम या जेरूसलम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, काफी ज्यादा महत्व रखता है। तो ये सारा मामला जब आप मैप पे जाके देखते हो और उसके बाद समझने की कोशिश करते हो, जो भी न्यूज में चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे से समझ आता है, सारी चीजें, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। वहीं बहुत सारे बच्चे इसको बिना मैप के समझने की कोशिश करें, पता नहीं कैसे समझ रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आता कि वो बच्चे कैसे याद रख पा रहे होंगे कि कहाँ गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप से कैसे हमास अटैक कर रहा होगा, हमला कर रहा होगा, कैसे इसराइल उससे निपट रहा होगा, पता नहीं कैसे याद रख पा रहे हैं। जब आप जानते ही नहीं वहां की लोकेशन क्या है, वहां की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, भू रणनीतिक महत्व क्या है, और साथ ही साथ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर, ऐतिहासिक कारक भी हैं। जब आप उन सबको जान करके समझ करके नहीं आए तो आप इस मुद्दे को नहीं समझ सकते। इस सारी चीज को, ये सारा जो मामला चल रहा है अभी, ये आपको नहीं समझ आएगा। और जब आप इस मुद्दे को नहीं समझ पाएंगे तो विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो वैश्विक इतिहास में इस समय पर घट रही है, आप खुद को उससे कटा हुआ ही पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे, इस कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाएंगे, चल क्या रहा है आपको नहीं समझ आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सर हम रट्टा मार रहे हैं, आज इसराइल ने ये किया, कल इसराइल ने ये किया, परसों इसराइल ने ये किया। क्यों किया अगर मैं आपसे पूछ लूं, नहीं पता सर। हमास ने ऐसा क्यों किया होगा, नहीं पता सर। क्या कुछ दोनों के बीच में ऐतिहासिक रूप से कुछ झगड़ा रहा है, नहीं पता सर। भले ही हम हिस्ट्री पढ़ के आ गए, इतिहास पढ़ के आ गए, हमास और इसराइल का इतिहास किस प्रकार का रहा है, हमास कैसे यहाँ पर कंट्रोल कर किए हुए है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये इजिप्ट है, हमास जो है वो एक मुस्लिम बाहुल्य ग्रुप है जिसके अंदर मुस्लिम लोग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर इजिप्ट नाम का देश है, इजिप्ट नाम का देश जो है वो इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। इजिप्ट भी एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो ये इजिप्ट जो है वो इसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा, नहीं पता सर। वहाँ इतिहास में जाना पड़ेगा। इजराइल जो है वो 6 दिनों के युद्ध में, 6 डेज वार में 6 देशों को निपटा चुका है। आप इतिहास में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास में 1960s में, 1960 के दौर में, दशक में, इजराइल जो है वो 6 देशों के साथ में 6 दिनों तक युद्ध करता है और 6 देशों को निपटा चुका है। 6 देश 6 दिनों में निपटा चुका है। इतना भयंकर इतिहास इस देश का रहा है। तो ऐसे में ये सब चीजें कहाँ से समझ आएगी, इसका किस किन देशों से विवाद है, कैसे समझ आएगा आपको, जब आपको पता ही नहीं कि गोलन हाइट्स कहाँ है। एक गोलन हाइट्स नाम की जगह है, एक प्लेटू है, ये गोलन हाइट्स, इसको लेकर के विवाद है इसराइल का। अगर आप देखेंगे गाजा स्ट्रिप को लेकर के विवाद है, डिस्प्यूट है इसराइल का। वेस्ट बैंक, पश्चिमी किनारा, इंग्लिश में वैसे वेस्ट बैंक ही लिखा जाता है, वेस्ट बैंक को लेकर के इसराइल का विवाद है अरेबियन कंट्रीज के साथ में, अरब देशों के साथ में। कैसे है, जब आप मैप पे देखोगे नहीं, लोकेशन नहीं देखोगे, तो कहाँ से समझ पाओगे ये सब चीजें, क्या विवाद चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। जब आप जगह को ही नहीं जानते तो उसके बारे में कहाँ से पता लगा पाओगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। भले ही आप इतिहास पढ़ डालो, भले ही कुछ भी कर डालो। तो यहाँ पर चीजों को समझने में, यहाँ जो आप पॉइंट समझ पा रहे हैं, जो सारी बात मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, कि यहाँ पर अगर आप किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन सबसे पहले पता होना जरूरी है, उसकी अवस्थिति पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक हम उसकी लोकेशन को, जब तक हम उसकी अवस्थिति को नहीं समझ रहे हैं, तब तक हम पूरे मुद्दे को नहीं समझ पा रहे। ये बात आप गांठ बांध के रख लो, कंपेयर करके देख लो। आप किसी भी चीज को बिना मैप के पढ़ के आए थे, सर हमें तो बहुत बढ़िया समझ आ गया था, बहुत अच्छे से समझ आ गया था। अब एक बार मैप पे जाकर के उसको देख लो, आपको कुछ हवा नहीं लग रही, अभी भी आप देखोगे हमें हवा कुछ नहीं लग रही, सर हम पढ़ के नहीं आए थे, हम रट के आए थे। लेकिन जब हम उस लोकेशन को मैप पे देख लेते हैं, हमास कहाँ पर है, गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है, इसराइल कहाँ पर है, मैप पर देख लेते हैं। अब वापस पढ़ के आओ उसका इतिहास, अब जो चल रहा है उसको देख करके आओ, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, रोज न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है, अब देख करके आओ। अब आप पाओगे कि हाँ वास्तव में कुछ समझ आ रहा है, वास्तव में कुछ हवा लग रही है कि अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो मैपिंग का होता है, वो चीजों को समझने में जो डायमेंशन आपका डेवलप होना चाहिए, जो विकसित होनी चाहिए आपकी डायमेंशंस, वो पूरी डेवलप करवा पाता है।
जो चीजें हम बाकी से नहीं समझ पाते, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ के, मतलब ज्योग्राफी बिना मैपिंग के पढ़ के हम ये सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम मैप को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन किस टाइप की है, भू रणनीतिक महत्व किस प्रकार का है, किस प्रकार का वहाँ का इतिहास है, किस प्रकार की वहाँ की राजनीति है, किस प्रकार की वहाँ की इकोनॉमी है, वो सब जब हम देखते हैं तो बात समझ आती है। तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वहाँ की लोकेशन मैप भी हमें देखने को मिलता है, जो सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाता है। मैप को देखा, आपको वहाँ की इतिहास ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगता है, आपको वहाँ का जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगती है, आपको वहाँ का इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आने लगता है। राइट, बात समझ आ रही है? गुड। तो कुल मिलाकर के कहानी यह है, जब हम किसी चीज को, जो भी हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जो भी हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी लोकेशन का नाम आ रहा है उसको मैप पर देख लेते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती है। जो क्लैरिटी हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, वो बिना मैप को देखे वो क्लैरिटी कभी नहीं आ पाती, कभी नहीं आ पाती। वही हम मैप पे देख करके फिर उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को पढ़ने जाएं, तो क्लैरिटी, एक अलग लेवल की क्लैरिटी हमें देखने को मिलती है। राइट? इसके क्या इतना सा ही इंपॉर्टेंस है? अभी भी नहीं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। जैसे वहां की ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और करंट सिनेरियो को समझने में हेल्प करता है, वो मैं आपको अभी बात कर ही चुका हूं, जैसे कि हमने इजराइल हमास के मुद्दे में अभी अभी देखा। देन कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती, बहुत ज्यादा जटिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करंट अफेयर से एक और एग्जाम्पल लूं, अभी अभी आपने देखा होगा मोदी जी जो है, भारत के प्रधानमंत्री, आदि कैलाश पर गए। अब आदि कैलाश कहाँ पर है? अगेन मैप पर देखना बहुत जरूरी है। हमें बताया जा रहा है, जितने भी न्यूज़पेपर्स हम पढ़ रहे हैं सबसे बताया जा रहा है कि आदि कैलाश से जो है वो कैलाश मानसरोवर के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं, जो कैलाश पर्वत है उसके दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। तो हम वहां से बहुत अच्छा व्यू जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो लोग चाइना में, तिब्बत में जा करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो है वो पे करते हैं, खर्च करते हैं, वो मामला बहुत कम में सिमट जाएगा। 30, 40, 50 हजार में लोग जो है वो भारत से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। मोदी जी गए वहां पर, ध्यान व्यान लगाया, सब आपने न्यूज में पढ़ा होगा। अब है कहाँ पर, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे कि आदि कैलाश, कैलाश, ये सब चीजें जो है वो कैसे आपस में कनेक्टेड होंगी, किस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। हम बिना चीन में गए, बिना तिब्बत में गए जो है वो पता लगा लेंगे कि या देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे कैलाश पर्वत के, और इतना लोगों का खर्चा जो हो रहा है वो सब बच जाएगा। अब वहां पर जब आप थोड़ा न्यूज में पढ़ते हो तो न्यूज में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप न्यूज़पेपर टटोलेंगे, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं आदि कैलाश क्या चल रहा है अभी न्यूज में, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। बट स्टिल, अगर आप, जिन बच्चों को पता है, या आप जाकर के सर्च करेंगे तो कुछ नाम आएंगे। जैसे कि वहां पर एक नाम आएगा लिपुलेख पास। लिपुलेख दर्रे के पास में, लिपुलेख पास के पास में हमें ये जगह देखने को मिल रही है, आदि कैलाश। अब अगेन क्वेश्चन एक और प्रकट हो जाएगा दिमाग में, ये लिपुलेख पास कहाँ पर है? अगर नहीं प्रकट होता है तो फिर आप बहुत गर्त में जी रहे हो, अभी बहुत ज्यादा नीचे जी रहे हो। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि न्यूज़पेपर में ये नाम था और हम स्टिल उसको जा करके नहीं देख रहे हैं, तो हम गलती कर रहे हैं। यहाँ पर जो है गलती हमारी तरफ से हो रही है, और बाद में हम रोएंगे कि यूपीएससी ने पता नहीं कहाँ से ला करके लोकेशन हमें पकड़ा दी, लिपुलेख पास पूछ लिया। हमें क्या पता सर लिपुलेख पास कहाँ है? हम क्या सब रट्टे दर्रे जो है वो रटते फिरेंगे क्या? रटते नहीं फिरना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स में, न्यूज में, या इवन दैट लिपुलेख पास जो है वो एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसकी लोकेशन कहाँ है ये तो जा करके देखोगे ना, कि लिपुलेख पास कहाँ पर है। पार्वती नदी फ्लो करती है यहाँ पर, पार्वती नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, तो वो पार्वती नदी कहाँ पर है? आप जनरली ड्रेनेज सिस्टम में किसी पार्वती नदी के बारे में नहीं पढ़ते हो, बट क्योंकि न्यूज में है आदि कैलाश से नदी जो है पास से होकर के गुजर रही है, लिपुलेख दर्रे के पास से होकर के गुजर रही है, पार्वती नदी, पार्वती वैली पूरी की पूरी वहां पर देखने को मिल रही है, तो पता होना चाहिए ना। अब आप नहीं देख रहे हो तो ये आप गलती कर रहे हो, ये आपकी तरफ से गड़बड़ हो रही है। और अगर इसी को जाकर के मैप पर देख लो, थोड़ा सा ही मैप पर जाकर के देख लो, तो आपको समझ आएगा। यहां पर जो हमारा राज्य है जिसका नाम उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इस जगह पर हम लिपुलेख पास जो है, लिपुलेख दर्रा जो है वो देखते हैं। और लिपुलेख पास के पास में ही एक पीक है, पीक है जिसका नाम आदि कैलाश है।
इसके पास में ही एक पीक है। और इससे जस्ट आगे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको राकस झील, मानसरोवर झील, ऐसी झीलें दिखाई देंगी। और यहीं पर आपको माउंट कैलाश जो है वो देखने को मिलेगा, जो इसके जस्ट पीछे माउंट कैलाश है। तो आप जब इस पे चढ़ के देखते हो तो माउंट कैलाश के दर्शन ऑटोमेटिक हो जाते हैं आपको, बिना तिब्बत में गए, बिना चाइना में गए, आप यहाँ से जो है उसके दर्शन कर सकते हो। मोदी जी वही करके आए, अभी अभी मोदी जी जो है यहीं जा करके, उसी आदि कैलाश पर जा करके। ऐसी मान्यता भी, ऐसी कहानी भी है कि पहले भगवान शिव जो है वो इसी आदि कैलाश पर रहते थे, और आदि कैलाश पर रहते थे तो आदि कैलाश पर चढ़ना आसान है, तो बहुत सारे संत मुनि ये सब जो है वो आ जाते थे, तो शिव जी की तपस्या भंग करते थे। शिव जी आप जानते हो हजारों हजारों लाखों लाखों साल तपस्या में लीन रहते हैं, तो तपस्या करते हैं, बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर देते हैं। तो शिव जी ने क्या किया, जगह चेंज कर ली, लोकेशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ इस माउंटेन से उठ करके इस माउंटेन पर आ गए, जिसको आज आप कैलाश पर्वत के रूप में जानते हो, जो कि फिलहाल आज की डेट में तिब्बत में हमें देखने को मिलता है। तिब्बत या चाइना, अगर हम पॉलिटिकली बात करें, राजनीतिक रूप से बात करें, तो चीन नाम का जो देश है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये कहानी तब समझ आएगी जब हम लोकेशंस को जाकर के देखेंगे, अवस्थितियों को जाकर के देखेंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा, क्लियर हो पाएगा। हम लोकेशंस को जाके नहीं देखते हैं तो हम फिर इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें भारी लगने लगते हैं। पता नहीं सर न्यूज़ में क्या ही चल रहा था, मोदी जी पता नहीं कोई सी जगह पे चले गए, आदि कैलाश नाम पे चले गए। बहुत सारे बच्चे आदि कैलाश मतलब कैलाश ही समझ रहे हैं, वो आदि कैलाश और कैलाश एक ही जगह होगी, तो मोदी जी चाइना में कैलाश में चले गए होंगे। बहुत सारों को ये नहीं पता होगा कैलाश पर्वत जो है वो चाइना में है, तिब्बत में, वो यही सोच रहे होंगे भारत के अंदर ही होता होगा कहीं ना कहीं। तो जब हम नहीं देखेंगे चीज़ों को तो नहीं समझ पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारी कभी नहीं आ पाएगी जो कि होनी चाहिए, जो कि हमारी आनी चाहिए। तो ऐसे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है चीज़ों को समझने के लिए। जितना क्वेश्चन अपीयर होगा उसका इंपॉर्टेंस तो है ही, उसका महत्व तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है, जितने दूसरे क्वेश्चंस अपीयर होंगे जो मैप के डायरेक्टली मैप से नहीं होंगे बट स्टिल हमें चीज़ों को समझने में हेल्प करेंगे, वहां मैपिंग एक बहुत बड़ा योगदान देगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान हमें वहां पर देखने को मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स चीजें, जटिल चीजें जो हमें नहीं समझ आ रही, वो भी बहुत आसानी से हम यहाँ पर समझ पाएंगे। नेक्स्ट, हमारे बहुत ज्यादा नए डायमेंशंस जो है वो क्रिएट होने लगते हैं। हम एक नए लेवल पर जा करके, एक नए स्तर पर जा करके सोच पाते हैं, जो स्तर हमारा सिर्फ बुक रीडिंग से नहीं आ पाता, सिर्फ चीजों को रटने से नहीं आ पाता, उससे हम कई गुना ऊपर उठ पाते हैं जब हम चीजों को मैप पर जा करके देखते हैं। एंड कई बार हमें कई कारण जानने को मिल जाते हैं, कॉजेज जो हैं, कारण जो हैं वो जानने को मिल जाते हैं। कई सारी चीजों के कारण हमें सिर्फ देखने मात्र से पता चल जाते हैं, अच्छा इसकी लोकेशन ऐसी है इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। चीन जो है वो श्रीलंका में जा करके क्यों पोर्ट डेवलप करता होगा? आपके दिमाग, आपने न्यूज़ तो पढ़ी होगी, श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया, ये हो गया वो हो गया, चाइना ने पोर्ट बना दिया, श्रीलंका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। 6 महीने साल भर पहले की न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। बट हुआ क्यों होगा? चाइना को ऐसा क्या मजा आया होगा कि उसने जा करके चाइना में जो है, सॉरी श्रीलंका में जो है वो अपना जाकर के एक पोर्ट बना दिया। उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पूरी की पूरी रोड बना दी, जो हम सी पैक के नाम से जानते हैं, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें रोड और रेलवे नेटवर्क बिछा रहा है चाइना। पैसा लगा रहा है, भयंकर वाला पैसा जो है वो लगाया जा रहा है। तो दिमाग में क्वेश्चन तो आता होगा ना सर, चाइना चाइना में रोड बनाए तो समझ आता है, चाइना चाइना में रेलवे ट्रैक बिछाए तो समझ आता है, चाइना पाकिस्तान में जाकर के क्यों बना रहा होगा? सर मित्र देश है इसलिए बना रहा होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा आंसर देते, सर मित्र देश है इसलिए बना रहा होगा, फ्रेंड है सर, दोनों मित्र हैं। मित्र की इतनी बड़ी हेल्प कोई नहीं करता। हजारों करोड़ रुपए जो है चाइना जो है वो पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपए दे सकता है, चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के 100 करोड़ में जो है वो तो एक बार वो खिल जाएंगे बेचारे, उनकी थोड़ी सी तो फायदा हो ही जाएगा। लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो चाइना का कुछ तो फायदा होगा ना, कुछ तो लालच होगा, तभी वो रोड बना रहा होगा। क्यों वो ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा होगा? क्यों भारत जो है वो ईरान में जाकर के चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा होगा? क्यों मोदी जी जो है वो अभी अभी जो है पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हमने मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में देखा, वैसा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा विकसित करवा रहे होंगे? ये सब चीजें जब मैप पर जाकर के नहीं देखते हो ना, कुछ हवा नहीं लगती है। बच्चे रट रहे हैं, बच्चों को मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसे रट रहे हैं, सर ये देश है, इन देशों में जो है ट्रेन चलेगी, इन देशों में जो है रोड नेटवर्क होगा, सड़क मार्ग होगा। पता है नहीं वो देश कहाँ पर है, सऊदी अरब कहाँ पर है पता नहीं है सर, वो सारे दूसरे देश जो आप नाम बोल रहे हो वो कहाँ पर है पता है नहीं है सर, लेकिन हम बस रट रहे हैं। जब मैप पर जाकर के देखोगे तब समझ आएगी नहीं बात। तो कई बार कितनी कारणों को जानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है जब हम उनको मैप पे जाकर देख लेते हैं। हम बात करते हैं तापी पाइपलाइन की। तापी पाइपलाइन जो है वो आज दिन तक कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पहले देखो कहाँ से कहाँ तक चल रही है।
तापी में ती कौन है, ए कौन है, पी कौन है, आई कौन है, कहाँ से कहाँ तक आनी थी, बीच में कहाँ गड़बड़ हो रही है, जाके देखोगे तो पता चलेगा ना, बिना देखे कुछ नहीं पता चलेगा। बिना देखे सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं सर पाकिस्तान रोडे अटका रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे अटका रहा है नहीं पता सर, वो कैसे अटका सकता है ये तो हमें भी नहीं पता। एक बार मैप पे जाके देख लेते तो पता चल जाता कैसे भैया वो रोडे अटका सकता है, क्योंकि वो अफगानिस्तान और भारत के बीच में पाकिस्तान ही है जहां से होकर के पाइपलाइन आ सकती है, और पाकिस्तान बिछाने नहीं दे रहा तो दिक्कत हमारे लिए क्रिएट हो रही है। बहुत सिंपल हो जाता, मतलब जो कारण आपको मैं 1 घंटे में समझाऊं उसको मैं 2 सेकंड में मैप पे दिखा सकता हूँ। 2 सेकंड में मैप पे देखते समझा, अच्छा ये मामला है क्या सर, इतना सिंपल कारण है क्या। लेकिन वो आप जो है वो 10 अखबार पढ़ रहे हो फिर भी दिमाग में ये आ नहीं रहा कि वो पाकिस्तान गड़बड़ कैसे पैदा कर रहा होगा, आ नहीं रहा जब तक मैप पे नहीं देखा, और मैप पे देखते ही समझ आया अच्छा ऐसे गड़बड़ पैदा हो रही है। और इसके अलावा हम कई बार एनालिटिकल अप्रोच जो है वो डेवलप कर पाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। हम जैसे हम एक प्रोजेक्ट चला रहे, प्रोजेक्ट कलादान, कलादान प्रोजेक्ट चला रहे। कलादान प्रोजेक्ट में हम जो है म्यांमार की एक रिवर है कलादान रिवर, उस पे जाकर के हम जो है वो एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और वहां से हमारा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बढ़िया करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल हाईवे पर टिके रहते हैं कि एक ही नेशनल हाईवे हमारी कनेक्टिविटी बना पाता नॉर्थ ईस्ट के साथ में। वहीं प्रोजेक्ट कलादान जो है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट के साथ में और ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी बनवा पाएगा। मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, आपको कुछ हवा लगी, कुछ नहीं लगा। और वही मैं मैप पे जाकर दिखा देता आपको भी, आपको 1 सेकंड में समझ आ जाता कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। तो चीजें कई बार जो है बहुत सिंपल हो जाती है जब हम उनको जाकर के मैप पर देख लेते हैं, एनालिटिकल अप्रोच जो है वो हमारी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। तो बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे आयाम हमारे विकसित होते हैं, बहुत सारे कारण जो हैं वो हम जान पाते हैं। अभी भी आपको लग रहा होगा क्या मामला इतना ही है, इतनी ही चीजें हैं, तो और भी एडवांटेज है मैपिंग करने के, और भी एडवांटेज है। अगला एडवांटेज क्या है, नोट्स मेकिंग बहुत सिंपल हो जाती है। आप जो नोट्स बनाते हैं, नोट्स के अंदर जितना ज़्यादा मैप का प्रयोग करते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी उतनी ज़्यादा अच्छी हो पाती है, रिवीजन भी उतना ही अच्छा हो पाता है। जो चीज़ें हम लिखते हैं कि इसराइल हमास पे अटैक कर रहा है, हमास इसराइल पे अटैक कर रहा है, तापी पाइपलाइन ऐसे चल रही है, मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसे बनाया जा रहा है, उससे ज़्यादा बढ़िया 10 लाइनें उसके बारे में लिखने से ज़्यादा बढ़िया, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बढ़िया एक मैप ही बना देते हैं हम। या कई बार हम मैप बना नहीं पाते, कटिंग ही कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में हमें कुछ दिखा रहे यार, इस मैप में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ समझ आ रहा है, यहाँ से कटिंग किया आपने नोट्स में चिपकाया। वैसे सबसे बेस्ट तरीका है बनाना, कैसे बनाना वो भी हम बात करेंगे आगे, कैसे मैप बनाए जाएंगे। सारे मैप आप वर्ल्ड मैप जो है वो बहुत सिंपली बना पाओगे। आप जब मेंस में लिखोगे आपको कई बार मैप बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपने इतना तो सुना ही होगा, जितने भी सेलेक्टेड टॉपर्स होते हैं या मेंटर्स होते हैं उनसे इतना तो सुना ही होगा कि आंसर में अगर आप मैप का उपयोग करते हो, फ्लो चार्ट्स का उपयोग करते हो, तो आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो दूसरों से। तो वो मैप का उपयोग करे कैसे सर, हमें तो पता ही नहीं चलता मैप होता कैसा है, कैसे चीज़ें चलती हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो हम मैप बना कैसे दें, आप मेंस में बना कैसे दें। तो हम इस बैच के अंदर ये भी बात करेंगे मैप कैसे बनाया जाता है, फ्री हैंड मैपिंग जिसे हम कहते हैं, वो फ्री हैंड मैपिंग हम करेंगे। फ्री हैंड हाथ से मुक्त रूप से कैसे वर्ल्ड का मैप बन सकता है, कैसे अफ्रीका बन सकता है, कैसे नॉर्थ अमेरिका बन सकता है, पूरा वर्ल्ड का मैप। जब आप मेंस में आंसर लिख रहे हो आपके पास मोटा मोटी 5 मिनट होते हैं लिखने के लिए, उसमें आप आधे से 1 मिनट के अंदर पूरा वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं। आधा मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आप पूरे वर्ल्ड का मैप बना पाएंगे, जो कि आपको दूसरों से जिनको मैप बनाना ही नहीं आता या जो नहीं बना रहे हैं उनसे आपको बहुत आगे ले जाएगा, उनसे आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा ही दिलाएगा, अगर आप उनके ही जितना अच्छा लिख रहे हैं और मैप के द्वारा प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही बढ़िया लिख रहा है, हम घटिया लिख रहे हैं फिर भी हम उससे ज्यादा ही नंबर लाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छा समझाएंगे, तो डेफिनेटली हम ज्यादा अच्छे मार्क्स लाएंगे बस बनिस्पत की कंपैरेटिवली उस बच्चे से जिसने मैप का उपयोग नहीं किया था। तो मैप बनाएंगे कैसे सर, ये भी सीखेंगे अपन इस बैच के अंदर, ये भी सीखेंगे। तो वो मैप बना बना करके हम नोट्स बनाएं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। उसका पहला फायदा यह है हम बहुत सारे फैक्ट ऑटोमेटिकली याद रख पाते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें ऑटोमेटिकली याद रह पाती है, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्टोरियल वे में चीजें ज्यादा अच्छे से याद रखता है, चित्रात्मक रूप से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। आप जब किसी मैप को देखते हो वो मैप में से बहुत सारी लोकेशन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चली जाती है। जब आप एटलस पे दीवार पे टंगे हुए मैप से या न्यूज़पेपर में आए हुए किसी मैप को देखते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाती है, दिमाग में सेव हो जाती है। अच्छा लोकेशन ऐसी है, इंडिया के इस तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के उस तरफ अफगानिस्तान है, हम वेस्ट में जाएंगे तो अफगानिस्तान आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, और वेस्ट में जाएंगे तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, और आगे जाएंगे तो इसराइल भी आ जाएगा। ऐसे हम जो है वो चीज़ें याद रख पाते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसानी से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली याद रख पाते हैं, तो हमें रटना नहीं पड़ता।
दूसरा फायदा हमें मिलता है, कई बार बोरिंग कंटेंट होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत बोरिंग चलती है। सर इजराइल हमास युद्ध में ये हो रहा वो हो रहा, कई बार हमें कुछ चीजें समझ नहीं आ पाती, बोरिंग चलता है बहुत ज्यादा। वहीं हम मैप का उपयोग कर लें, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है वो चीजें। वही बोरिंग कंटेंट जो उबाऊ कंटेंट लग रहा था, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा समझ में आने लगता है। इसके अलावा क्योंकि हम पिक्टोरियल वे में चीजें याद रख रहे हैं, तो हम लंबे समय तक चीजें याद रख पाएंगे, लॉन्गर रिटेंशन हमारा रहेगा, लंबे समय तक हम चीजों को याद रख पाएंगे, इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं, इतनी आसानी से। और अगर हम 3 4 बार 5 बार रिवाइज कर लेते हैं ना, आपको मोटा मोटी वर्ल्ड के सारे देश याद हो जाते हैं। फला देश यहाँ पर है, फला देश यहाँ पर है, ये वाला देश यहाँ पर है। हो सकता है आपने लंबे समय तक रिवाइज ना किया हो सकता है कि आप किसी देश के नेबर कंट्रीज याद नहीं कर पा रहे हो, इसका पड़ोसी देश ये है कि नहीं है, बट स्टिल आपके दिमाग में ये तो आ ही जाता है कि सर अगर यूरोप का मैप है, भले मैंने 2 साल पहले देखा था या 1 साल पहले देखा था, बट स्टिल मैं बोलूं कि सर इटली, तो हम हाँ मुझे इतना तो याद आ ही जाता है कि इटली सबसे साउथ में मेडिटेरेनियन सी की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ निकला हुआ एक अलग से निकला हुआ देश हमें देखने को मिलता है। या अगर मैं ब्रिटेन की बात करता हूँ, तो या यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में जो है एक अलग से आइलैंड्स के ऊपर बसा हुआ देश मुझे देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक इतने दिमाग में जो है इमेज ऑटोमेटिक आने लगती है। अगर हम 2 4 बार 5 बार भी मैप को देख चुके, इतना तो हमें ऑटोमेटिक याद आने लगता है, तो हम कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही कर पाते हैं। इससे रिवीजन बहुत सिंपल हो जाता है। जब हम चीजें रिवाइज करना चाहते हैं, बहुत स्पीड से रिवाइज हो पाता है, बहुत स्पीड से, स्पीड बहुत गजब की बढ़ जाती है, ड्रेस्टिकली स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाती है जब हम मैप्स का उपयोग नोट्स के अंदर करते हैं। जब बना रहे हैं नोट्स तब मैप का उपयोग कर रहे हैं, नोट्स में मैप को यूज कर रहे हैं, और जब रिवाइज कर रहे हैं तब हम बहुत जल्दी चीजों को रिवाइज कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी चीजों को वापस से याद कर पा रहे हैं, रिटेंशन जो है हमारी लंबी हो जाती है, और ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है, ओवरऑल दक्षता, हम आंसर भी अच्छा लिख पाएंगे, समझ भी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पाएंगे, हमें ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, हमें हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, हमें वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी अगर हम मैप के थ्रू उसको देख करके आ जाते हैं। और डेफिनेटली आंसर राइटिंग में जो है वो हमें हेल्प मिलने ही वाली है। जब हम आंसर राइटिंग में मैप का उपयोग करेंगे, मैप बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे, तो हमें डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा उस बच्चे से जिसने आंसर राइटिंग के अंदर मैप, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स का उपयोग नहीं किया था, और हमने किया था, हम ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाएंगे। जब इतने फायदे किसी सब्जेक्ट से हो रहे हो, तो फिर उस सब्जेक्ट को क्यों ना पढ़ना। और ये बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत छोटा है। सारे सब्जेक्ट, आप हिस्ट्री का सिलेबस उठाओ, पॉलिटी का उठाओ, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस उठाओ, अपने आप में लंबा चौड़ा सिलेबस है उनका, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बहुत ज्यादा जटिल जटिल अवधारणाएं उन सब में जुड़ी हुई है। लेकिन मैपिंग बहुत सिंपल टास्क है, बहुत सिंपल टास्क है। कुछ बेसिक इसके पता होने चाहिए, वो कुछ बेसिक अगर हमने जान लिया, जो कि हम आगे जानेंगे अगली क्लासेस के अंदर, वो कुछ बेसिक्स अगर हमें पता है तो मैपिंग बहुत सिंपल हो जाता है हमारे लिए। और वो मैपिंग अगर हमें आ गई तो बाकी की चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। हिस्ट्री पढ़नी है बहुत आसान हो जाती है, ज्योग्राफी पढ़नी है बहुत आसान हो जाती है, इकोनॉमी पढ़नी है, आईआर पढ़ना है, आईआर तो बिना मैप के हो ही नहीं सकता, ज्योग्राफी बिना मैप के हो ही नहीं सकती, तो वहां पर मैप का उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। स्पेशली जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी बैच में हो, चाहे एनसीईआरटी बैच में हो, चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच में हो, हम बिना मैप के इंडियन ज्योग्राफी को कभी पढ़ते ही नहीं। कारण, बिना मैप के इंडियन ज्योग्राफी को याद ही नहीं रखा जा सकता। कैसे याद रखो, कितने फैक्टर रट लोगे। इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादातर इंफॉर्मेशन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद नहीं हो सकती, लेकिन जब आप उनको मैप पर देखते हुए चलते हो, बहुत कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाता है आपको। ऑटोमेटिकली, मुझे आपको दूसरी बार भी नहीं बोलना पड़ता कि ये पॉइंट ऐसा था, वो पॉइंट ऐसा था, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद होने चलता है। तो कारण है, मैप के थ्रू पढ़ना हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। इसीलिए मैं जनरली कहता हूं, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, एक तीर से दो निशाने। मैपिंग एक ऐसा तीर है जिससे सीधे सीधे 100 निशाने साधे जा सकते हैं। इसलिए मैं मैपिंग के लिए हमेशा बच्चों को कहता हूं, एक तीर से 100 निशाने लगाने हो तो ऐसा एक सब्जेक्ट जो अगर आपको यूपीएससी के सिलेबस में दिखता है, वो मैपिंग है। ओनली जीएस ज्योग्राफी में ही काफी कुछ याद हो गया सर। तो ये एडवांटेज आपको मैपिंग से मिल पाता है। जब आप मैपिंग करते हो, बहुत अच्छे से कवर करते हो मैपिंग को, तो आपको ये एडवांटेज जो है वो ऑटोमेटिकली मिल पाता है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों के अंदर घुस पाते हो, सब्जेक्ट के अंदर जो आपका प्रवेश होना चाहिए, जो एंट्री होनी चाहिए, वो प्रॉपर हो पाती है। और जब वो प्रॉपर आप उस सब्जेक्ट की समझ डेवलप कर पाते हो, तो उस सब्जेक्ट के जब कॉम्प्लेक्स टॉपिक आते हैं, जो जटिल अवधारणाएं आती हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो। तो एंट्री के लिए जो की हमारे पास होनी चाहिए, जो चाबी हमारे पास होनी चाहिए, जो प्रॉपर एंट्री हमारी करवाए, वो है मैपिंग। ज्यादातर सब्जेक्ट्स में एंट्री जो है, वो हमारी जो एंट्री करने की जो की है, जो चाबी है, वो है मैपिंग।
मैपिंग ज़्यादा अच्छी है हमारी। ऐसा कई बार हुआ है, कई बच्चे मेरे साथ में ऐसा कई कमेंट कर चुके हैं, मेरे पास ऐसा हज़ारों कमेंट आ चुके हैं कि सर जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, जब हमने इकोनॉमी पढ़ी थी, तो हमें लगा था कि हाँ हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को जान पाए हैं, लेकिन जब हम मैपिंग करके फिर उस सब्जेक्ट को वापस पढ़े, वापस हमने हिस्ट्री पढ़ी, वापस हमने ज्योग्राफी पढ़ी, वापस हमने इकोनॉमी पढ़ी, तो हमारा लेवल कुछ और ही था। डेफिनेटली इसमें आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, ये एडवांटेज तो है ही है, बट मैपिंग समझने के बाद, मैपिंग को जानने के बाद आपका एक अलग डायमेंशन जो है वो क्रिएट हो जाता है, आप एक अलग सोच और विकसित कर पाते हो, जिसका एडवांटेज आपको मिलता ही मिलता है, हर सब्जेक्ट में मिलता है, कोई सब्जेक्ट इससे अछूता नहीं। इवन दैट आप प्योर ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट पर जाओ, इंडियन सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट पर भी जाओ, तो भी लोग ऐसा क्यों खा रहे होंगे, ऐसा क्यों पहन रहे होंगे, इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर अपना रोल प्ले करता है, और ज्योग्राफिकल फैक्टर में मैप जो है वो अपना रोल प्ले करता ही करता है। वहां पर किस प्रकार के मैदान है, वहां पर किस प्रकार के माउंटेन्स है, वहां पर किस टाइप की रिवर्स हैं, इन सब का रोल वहां पर रहता ही रहता है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर अपना रोल प्ले करता ही करता है, और उसमें मैप जो है, मैप अगर आप अच्छे से जानते हैं तो ज्योग्राफिकल फैक्टर को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और डेफिनेटली आप इंडियन सोसाइटी को फिर ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं। एथिक्स की दुनिया में जब आप प्रवेश करते हैं, वहां भी ज्योग्राफी का रोल रहता ही रहता है, और जब ज्योग्राफी का रोल रहता ही रहता है तो ज्योग्राफी में लोकेशन का भी रोल रहता ही रहता है। तो लोकेशंस को जानना, लोकेशंस को पहचानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैपिंग जो है वो हमें किन किन सब्जेक्ट्स में हेल्प कर देता है, सीधी सीधी हेल्प मिल जाती है हमें हिस्ट्री में, इवन दैट ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में तो मिलती ही मिलती है, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, बिना मैप को उसको हम जान भी नहीं सकते। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में भी, मानव भूगोल में भी, जब हम रिसोर्सेज पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पढ़ते हैं, इन सबको जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में जब हम पढ़ते हैं, जीएस में पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हमें मैपिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी के अंदर जो है वही हम रिसोर्सेज के बारे में, एग्रीकल्चर, ये सब जब हम पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली मैपिंग हमें उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती दिखाई देती है। इंटरनेशनल रिलेशन, अभी जैसा मैंने आपको इसराइल हमास वाला मामला दिखाया, आप जब मैप पे जाके देखते हैं, वेस्ट बैंक, जब वेस्ट बैंक इसराइल का मामला देखते हैं, फिलिस्तीन इसराइल का मामला देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सबको जब आप जा करके देखते हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती है, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से आपको समझ आने लगती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसा है, या भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसा, भारत और चाइना का बॉर्डर ऐसा है, भारत म्यांमार बॉर्डर ऐसा है, कैसे वहां पर इंसर्जेंसी हो जाती है, कैसे लोग जो है वो घुसपैठ कर जाते हैं, इन सब को समझना मैप के थ्रू ज्यादा आसान हो जाता है। मैप के थ्रू जब हम इन सब चीजों को समझते हैं तो हमारा एक नया डायमेंशन क्रिएट हो पाता है। और इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, जैसा मैं आपको बताया था, ज्योग्राफिकल फैक्टर हमेशा सोसाइटी पर काम करते आए हैं, समाज पर काम करते आए हैं। हमारे सिलेबस में इंडियन सोसाइटी नाम का एक सब्जेक्ट है जीएस के अंदर, तो ऐसे में हमें उसमें भी मैपिंग सेक्शन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ा रोल जो है वो देखने को मिलता है। जो बच्चे मेरे साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल कर चुके हैं, स्पेशली पेपर 2 पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि पेपर 2 में हमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मिल जाता है मैपिंग का। जब हम मैप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कितने अच्छे से हमें इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल जो है वो अच्छे से समझ आ जाता है। इवन दैट जीएस में भी हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैप के थ्रू ही पढ़ते हैं। कारण यही होता है, चाहे आप एनसीईआरटी बैच लें, चाहे कॉन्सेप्टर बैच लें, कोई से भी बैच में आएंगे आप, इंडियन ज्योग्राफी मुझसे जब पढ़ेंगे तो मैं मैप के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। कारण यह है, बिना मैप के इंडियन ज्योग्राफी को जाना ही नहीं जा सकता, पढ़ा ही नहीं जा सकता। और जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, इसी साल का 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक, मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, इस टाइप के जब स्टेटमेंट आते हैं, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है, गंडक नदी के विसर्पण से कंवर झील निर्मित हुई है, इस टाइप के स्टेटमेंट हम कर ही नहीं सकते। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, हम कर ही नहीं सकते जब तक हमने इन सबको मैप पर ना देखा हो। कृष्णा नदी कहाँ है, कोल्लेरू झील कहाँ है, झेलम नदी कहाँ है, वुलर लेक कहाँ है, गंडक नदी कहाँ है, कंवर ताल कहाँ है, जब तक हमने इन सबको मैप पर जाकर के नहीं देखा, हम इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते, हमारे बस का ही नहीं ये क्वेश्चन कर पाना। और मैप पे जाके देखा तो ये बहुत सिंपल लल्लू टाइप का क्वेश्चन आपको लगने लगेगा जब मैप पर जाकर के देखा। एक और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसी साल का क्वेश्चन, अगेन 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन, अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यन एंड सह्याद्री रेंज, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। बिलिगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुड़ा रेंज, बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है।
शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। ये क्वेश्चन आप मरे नहीं कर सकते अगर आपने इन सबको जाके मैप पे नहीं देखा। ये पता नहीं कहाँ से नाम आ गए हैं सर। हम पढ़ते तो हैं एनसीईआरटी जब उठाते हैं तो हम कई नाम ऐसे देखते तो हैं, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, लेकिन हमने कभी मैप पे जाके उनको देखा नहीं, कहीं भी जहमत उठाई नहीं इतनी कि वो विंध्यन श्रेणी है कहाँ पर, एक बार जाके मैप पे देख लें वो सतपुड़ा श्रेणी है कहाँ पर, वो अमरकंटक की पहाड़ियां है कहाँ पर, देख लेते तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता। बिलिगिरी रंगन, शेषाचलम हिल्स, ये सब जाकर के थोड़ा मैप पे जाके देख लेते तो कुछ हमारा कल्याण हो जाता, कुछ हमारा फायदा हो जाता अगर मैप पर जाकर के देखें। अभी भी शायद आपको बहुत डरावने लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, इतनी मेरी गारंटी है मैपिंग करने के बाद में आप कहोगे बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। सर 99 मैपिंग वाले बैच से ज़्यादा एडवांस पढ़ाएंगे, वो एक ट्रेलर था, पिक्चर है ये पूरी। 99 मैपिंग बैच जो आपके लिए आया था प्रीलिम्स के दौरान, वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर यहाँ पर चलेगी। अब पूरी पिक्चर जो है यहाँ पर अपनी कंप्लीट होगी, वो सिर्फ एक ट्रेलर था, छोटा सा ट्रेलर था। नोट्स बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल सीखेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास में नोट्स के बारे में भी बात करेंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम नोट्स के बारे में बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएंगे, मैपिंग के नोट्स जो हैं वो किस तरीके से बनाए जाने चाहिए ताकि हम ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकें, ताकि हमारा मैपिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़िया तैयार हो सके। राइट। और देखिए 2022 का क्वेश्चन देखिए, पीक्स दिए हैं, माउंटेन्स दिए हैं, मैच करवाना है, कितने करेक्टली मैच्ड हैं ये हमें बताना है, कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं ये हमें बताना है। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नाम ही पहली बार सुन रहे सर हम ये दोनों। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, शायद कहीं नंदा देवी एनसीईआरटी में कहीं उठा के सर पढ़ तो लिया था शायद, पर पता नहीं है कहाँ पर है, कुछ अता पता है नहीं उसका। नौकरेक सिक्किम हिमालय, नौकरेक भी सर एनसीईआरटी में कहीं पढ़ तो लिया था, 9th क्लास की एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे फिजिकल, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें कहीं नाम तो आ गया था, जाके देखा नहीं हमने, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो अब हम कहाँ से कर लेंगे सर, ये एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं था कि नौकरेक सिक्किम हिमालय में है कि नहीं है, उनको लिखना चाहिए था। अब थोड़ा हमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, बिटवीन दी लाइन मेथड जैसे हम कहते हैं, लाइंस के बीच में खुद थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम उन चीज़ों को जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हो बट स्टिल हम जानते हैं क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आते हैं, ये पुराना क्वेश्चन नहीं है, पिछले साल प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम उन सब जगहों को जो हम कहीं एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से कवर करें, बहुत अच्छे से जाने, ये हमारी कर्तव्य बन जाता है, हमारी ड्यूटी बन जाती है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो अपने ही पैर पर हम ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कोई और भी नहीं आ रहा है, फिर हम इसको किसी और पर डालने की कोशिश जरूर करेंगे। यूपीएससी फर्जी है, एनसीईआरटी फर्जी है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, यूपीएससी का एग्जाम दोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसी बातें करते हम फिर दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बच भी नहीं जाएगा। हम जस्ट जो डिमांड है यूपीएससी की वो कवर नहीं कर रहे हैं, वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो हम कहाँ से सेलेक्ट हो पाएंगे। यदि क्वेश्चन में मैप नहीं पूछा है और हम मैप से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या क्वेश्चन को, यही करना होता है। जब भी हम मेंस में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, किसी चीज़ को समझाने जा रहे हैं, तो उसमें समझाने में अगर मैप का उपयोग करने से वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाती है तो हमें बिल्कुल उसका उपयोग करना है, जबरदस्ती नहीं घुसाना। सर ने कहा था मैप घुसाना है, तो सर क्वेश्चन की डिमांड कुछ और थी, हमने जबरदस्ती मैप घुसाने की कोशिश करी, तो फिर आप बेवकूफ़ कहलाओगे, नंबर और कम लेकर के आओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड है हम किसी चीज़ को मैप के थ्रू ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें मैप का उपयोग करना है। जब आप इजराइल और हमास के बारे में पढ़ रहे होते हो तो आप मैप पे देखते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि नहीं, अभी हमने देखा। तो एग्जामिनर को भी हमें ज़्यादा अच्छे से समझाना है। मेंस में आंसर राइटिंग में हमारा यही कर्तव्य है, यही ड्यूटी है, हमें काम ही यही दिया गया है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसको अच्छे से समझा दो, यही करना है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम्स अच्छे होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स अच्छे होने चाहिए, मैप्स अच्छे होने चाहिए, जिनसे कि हम उन चीज़ को समझा सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास में। तो ऐसे में हम मैप्स का उपयोग अच्छे से करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे हम, दूसरों से बहुत अच्छे नंबर हम लेकर के आएंगे। नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे नंबर हम नहीं लेकर के आएंगे।
ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चा ये सोच रहा है हम यूपीएससी के अलावा किसी और एग्जाम को दे रहे हैं, हम स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, हम कोई और एग्जाम दे रहे हैं, बैंक पीओ क्लर्क क्लर्क या नेट जेआरएफ कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्या हमारे काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। बेसिक लेवल की मैपिंग सभी जगहों पर पूछी जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ यूपीएससी एडवांस लेवल की मैपिंग की डिमांड करती है, लेकिन बेसिक लेवल की मैपिंग सभी जगहों पर पूछी जाती है। सीधे सीधे क्वेश्चन, फला नदी कहाँ पर है, फला माउंटेन कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सारे स्टेट पीसीएस में भर भर के मिलेंगे, सारे बैंक एसएससी के एग्जाम में भर भर के मिलेंगे, सारे दूसरे जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, नेट जेआरएफ जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सब में आपको भर भर के मिलेंगे। तो सभी जगहों पर काम आएगा। बेसिक जो चीजें होती है वो तो सभी जगहों पर काम आती आती। हाँ, हम मैपिंग में थोड़ा एडवांस लेवल पर यहाँ पर बढ़ेंगे, वो आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम में काम नहीं आएगा, वो यूपीएससी में काम तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। बट इसका बहुत सारा पार्ट ऐसा भी है जो कि हमारा मैप बनाना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मैप बनाना जो है ना, वो तो खाली आपके इस बैच का बाई प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट होगा, आप ऑटोमेटिकली मैप बनाना सीख जाएंगे। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे। देखिए अभी हम जिस इसराइल का मैप जो देख रहे थे, इसराइल गाजा स्ट्रिप वो वाला जो हिस्सा देख रहे थे, वहीं से एक क्वेश्चन आया, देखिए लेवेंट के बारे में। और ये पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2022 का ही क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। लेवेंट शब्द जो हमें कई बार न्यूज में देखने को मिलता है, वो कौन सा हिस्सा है? सीधे चार ऑप्शन है कि वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का हिस्सा है, या वो नॉर्थ अफ्रीका के तट जो है, इजिप्ट और मोरक्को वाला जो रीजन है वो वाला हिस्सा है। अब इजिप्ट मोरक्को सर कुछ हवा ही नहीं लगती हमें, ऐसे क्वेश्चन देख करके तो डर जाते हैं हम तो। हम जो है वो सीधा सीधा हम कॉन्फिडेंस बढ़ा करके जाते हैं कि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ी है, और हम शायद एनसीईआरटी को देख कर पढ़ करके थोड़े प्रीलिम्स के क्वेश्चन शायद कर पाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन देखते ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सीधा धड़ाम से नीचे गिरता है। तो ऐसा इसलिए गिरता है क्योंकि वो जो एनसीईआरटी में पढ़ लिखा था, वो जो करंट अफेयर्स में आ रहा था, उसको मैप के थ्रू नहीं प्रिपेयर किया। और मैप के थ्रू नहीं प्रिपेयर करोगे तो यूपीएससी को ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी के साथ में ना आए। तो वो इसीलिए प्रीलिम्स, आप जानते हैं प्रीलिम्स एक बीड़ छांटने का एग्जाम है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, बीड़ छांटने का एग्जाम है। और वो प्रीलिम्स में ही इतने क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 8 से 10 12 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ताकि वो बच्चा जिसको इस लेवल पे समझ ना हो वो पहले ही छट जाए। मेंस में चाहिए नहीं ऐसी भीड़ उनको, इसलिए उनको पहले ही छांट लेते हैं। इसीलिए प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं। राइट, तो अब आपको बात क्लियर हुई होगी कि मैपिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बच्चे मैपिंग को बहुत लाइटली लेते हैं, जनरल ट्रेंड ये रहा है, बच्चा मैपिंग को बहुत लाइटली लेता है। इवन दैट मेरा जो मैपिंग बैच है उससे पढ़ने के बाद बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल में पेपर 2 जो होता है, उस पेपर 2 में पहला क्वेश्चन कंपलसरी टाइप का क्वेश्चन होता है जिसे करना ही पड़ता है। उसमें 10 मैप की एंट्रीज पूछी जाती है, 2 2 नंबर की एक एक एंट्री होती है, 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है, और उसमें 10 मैप की एंट्रीज पूछी जाती है। इस साल जो पेपर आया, बच्चे कह रहे थे सर हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं था, बट स्टिल 7 से 8 लोकेशन हम आसानी से कर पा रहे थे। 10 में से 7 से 8 लोकेशन ज्योग्राफी ऑप्शनल की भी पेपर 2 के अंदर जो पूछी जाती है वो भी हम आसानी से कर पा रहे थे। आपसे सिर्फ जीएस में पढ़ करके या मैपिंग में पढ़ करके हम इतनी लोकेशन ऑटोमेटिकली बता पा रहे हैं। तो मैपिंग का अपना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंस है, महत्व है। आज की क्लास में शायद आप समझ पाए होंगे कि मैपिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्व रखता है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होगी उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे मैपिंग के नोट्स कैसे बनाएं, और फिर कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। पहले नोट्स बनाने की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर मैपिंग के बेसिक्स क्या होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, ताकि हम आगे जा करके मैपिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाए। जब हम किसी कॉन्टिनेंट में उतरें, जब हम किसी महाद्वीप में उतरें या महासागर में उतरें, तो हमें चीज़ें पहले से पता हो, कुछ कॉमन सी चीज़ें जो है, कुछ बेसिक सी चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। तो उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले कल की क्लास में नोट्स के साथ बात करते हुए फिर आगे के सेक्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे।